हमने कंट्रोल स्टेटमेंट पूरे कर दिए थे। ओके, और कंट्रोल स्टेटमेंट को हमने डिटेल के अंदर देखा था और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे। ठीक है, तो आई थिंक वहां पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें थी। ओके, देखिए हमने एक एक चीज को पढ़ा, इफ को, स्विच को, वाइल लूप को, फिर डू वाइल को, फोर लूप को, फोर ईच को, एक एक चीज को मैंने आपको क्या पढ़ा है यहाँ पे डिटेल के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं हम आज की क्लास के अंदर। और ये क्वेश्चंस भी हमने सोल्व किए थे। तो लास्ट वाली क्लास के अंदर मुझे पता है हमारे सिर्फ दो क्वेश्चन बाकी रह गए थे, तो उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे इस क्लास के अंदर। जो दो क्वेश्चन आपके बाकी रह गए थे उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं इस क्लास के अंदर। ओके, चलिए। और एक क्वेश्चन के अंदर हम फंस गए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बिल्कुल सिली मिस्टेक हो रही थी, अगर आपने पहचानी हो तो यहाँ पे तो सबसे पहले लास्ट वाले जो दो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं इनको। देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाले दो क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने किए होंगे उन दोनों क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे, विच टू आर एक्सेप्टेबल टाइप्स ऑफ एक्स। अगर हम बात करें तो ये जो एक्स है आपका एक्सप्रेशन, स्विच के अंदर एक्स क्या है आपका एक्सप्रेशन, यहाँ पे कौन से टाइप है जो यहाँ पे डेटा टाइप यहाँ पे ये एक्सेप्ट करता है स्विच। ठीक है, तो देखिए स्विच की हमने बात की थी, तो ये स्विच है। यहाँ पे हमने बात की थी कि बाइट हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे इंट हो, चाहे केर हो, चाहे इनम हो, और जेडीके 7 से स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करने लग गया है। क्या स्ट्रिंग, तो ये जो आपके डेटा टाइप है ये सारे के सारे डेटा टाइप स्विच है एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऑप्शन के अंदर देखते हैं, बाइट, क्या बाइट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लॉन्ग, लॉन्ग कर सकता है, नहीं। केर कर सकता है, सब बिल्कुल कर सकता है। फ्लोट कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्या शॉर्ट कर सकता है, कर सकता है। लॉन्ग कर सकता है, नहीं कर सकता। पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप डेटा टाइप देखोगे, यहाँ पे अगर आप डेटा टाइप देखोगे, चलिए देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम, विच टू आर एक्सेप्टेबल टाइप्स ऑफ एक्स, कौन से हैं जो एक्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे बाइट, शॉर्ट, इन केर, इनम, स्ट्रिंग, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे फिफ्थ और सिक्स्थ की, सर ये क्यों नहीं यहाँ पे है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शॉर्ट आपका क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। यहाँ पे जो शॉर्ट है प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। सर कैसे पता चला, ये जो फर्स्ट वाला जो अक्षर है इसका, देखिए फर्स्ट वाला कैरेक्टर ये क्या आपका कैपिटल है। ये जो शॉर्ट दिया हुआ है आपका और ये जो लॉन्ग दिया हुआ है ये आपके क्या रेपर क्लासेस है। कौन सी क्लासेस है, रेपर क्लासेस है। क्या है, रेपर क्लासेस है। जहाँ बात ये इनके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे, जहाँ पे हम रेपर क्लास के अंदर फर्दर जाके ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग ये दोनों फीचर भी हम आगे चल के देखने वाले हैं, जहाँ पे हमें क्या होता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को रेपर क्लास के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, और कई जगह हमें रेपर क्लास को प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हाल फिलहाल ये ध्यान रखिए कि ये दोनों हमारे आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये रेपर क्लास है आपकी। ठीक है, तो अब आंसर कौन कौन से बच गए, सब 1 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पब्लिक वॉइस टेस्ट इन टेक्स्ट। यहाँ पे देखिए इंट ओड इक्वल टू 1 इफ ओड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ओड एल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो यहाँ पे आपके क्या आंसर है, कमेंट कर दीजिए आपने क्या आंसर दिया। इसका जो आंसर होगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये ओड वेरिएबल है जिसको इसमें इफ में पास किया गया है। तो देखिए जावा के अंदर क्या होता है, जावा के अंदर जो इफ है वो आपके जो आर्ग्यूमेंट लेता है वो सिर्फ ये लेगा बूलियन वाला, ध्यान रखना। जावा के अंदर जो इफ है वो सिर्फ बूलियन टाइप डेटा टाइप लेगा, इसके अलावा अगर आप कुछ भी पास करोगे तो वो क्या कर देगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। या एक ऐसा एक्सप्रेशन जो बूलियन टाइप अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो आपका सही होगा, बाकी एरर दे देगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये इफ के अंदर जो ओड हम पास करें इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। क्या है, इंट है, इसलिए ये क्या दे देगा, आपके एरर दे देगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंट है। इंट है, और इंट जावा सपोर्ट नहीं करता है। वही अगर मैं सी की बात करूं, वही अगर सी की बात करूं, तो अगर इफ के अंदर अगर आप जीरो के अलावा कोई भी एक्सप्रेशन पास करते हो, अगर जीरो के अलावा कोई भी एक्सप्रेशन पास करते हो,
चाहे एक तो है जीरो और एक है नॉन जीरो, तो उसको जो आपका कंपाइलर है सी का वो क्या लेता है, ट्रू लेता है, और जीरो को क्या लेता है, फॉल्स लेता है। किसके अंदर, इफ सी के अंदर। तो सी के अंदर अगर ये सेम प्रोग्राम लिखते हो तो वो क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। वहीं अगर जावा के अंदर अगर आप लिखते हो तो वो कंपाइल नहीं होगा, अंदर बुलियन होना जरूरी है, तभी ये क्या होगा, कंपाइल होगा। ठीक है। इसी तरह का एक और केस हमने देखा था ऊपर वाली साइड, जहां पे हमने देखा था कि इंट टाइप का जो पैरामीटर था, इंट टाइप का जो डेटा टाइप है वो पास हो रहा था यहाँ पे, जैसे 10 एंड 20 आई थिंक ये था। और ये भी क्या दे रहा था आपका, कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि जो डेटा टाइप थे वो क्या हो रहे थे, आपके इंट टाइप के थे। तो जावा के अंदर तो ये केस क्या होगा, जावा के अंदर तो क्या दे देगा, एरर, जावा के अंदर ये एरर देगा। वही अगर मैं सी की बात करूँ, सी लैंग्वेज की बात करूँ, तो सी लैंग्वेज के अंदर अगर यही केस सेम बनता है तो आपके एरर नहीं देगा, क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। रीजन मैंने बता दिया है, सी के अंदर जीरो के अलावा बाकी चीजों को क्या मानता है, ये नॉन जीरो मानता है। ठीक है, क्या मानता है, नॉन जीरो मानता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके, कंपाइलेशन फेल्स, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी यहाँ पे। ओके। और अब जो एक क्वेश्चन थे जिसके अंदर हम फंस चुके थे, जिसकी हम जो क्वेश्चन मैंने आपको किया था, तो मेरे ख्याल से आपने वो सोल्व कर दिया होगा। कर दिया है आपने, एक बार कमेंट के अंदर मुझे जवाब दो, या सर टाइम ही नहीं मिला, इतना टाइम का है हमारे पास सर हम ये क्वेश्चन सोल्व करें, मतलब भी यार बहुत ज़्यादा बिजी हम इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। चलिए देखिए, किसी ने सोल्व किया, क्या एरर आई। यहाँ पे एक सिली मिस्टेक हो रही थी, जो ना तो आपने आइडेंटिफाई की, नहीं मैंने की। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए आप, 42 वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को किसने ट्राई किया है क्या, नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सिली सी मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पे आ जाओ आप, अब मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ कहाँ मिस्टेक हो रही थी। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बिल्कुल सही, सब कुछ सही एग्जीक्यूट हो रहा था, पर यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे अगर आप इस लाइन को देखोगे, वन मोड वन क्या होगा, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वन मोड वन क्या आएगा, वन मोड वन की वैल्यू तो जीरो आएगी ना, वन नहीं आएगी, क्या आएगी, जीरो आएगी। वन मोड वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो क्या होगा, आई की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो आई की वैल्यू मैक्सिमम वन हो सकती है, और वन के बाद हटते क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, ये ध्यान रखना, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सेम इसी तरह से फिर आगे की तरह ये आपका एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे होगा ये जीरो मोड टू, जीरो मोड थ्री, और इसका आउटपुट में हमेशा जीरो और जीरो आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वापस जब नंबर आएगा आई का, तो आई की वैल्यू क्या होगी, हमेशा एक ही रहेगी, एक से ज्यादा आई की वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं। तो फिर से यहाँ पे आएगा आपके पास वन मोड वन, जिसका आउटपुट के अंदर रिटर्न क्या आएगा, आपके पास जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो। फिर यहाँ पे वापस क्या जाएगा, टू मोड, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू, देखिए यहाँ पे, ये तो जे की है, जे, और आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम में क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास फिर से जीरो, तो जीरो आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसलिए ये जो क्वेश्चन है क्या लेगा आपका, इनफाइनाइट लूप तक चलेगा। कितना चलेगा, इनफाइनाइट लूप तक चलेगा। यहाँ पे किसी को दिक्कत है, या मैं एग्जीक्यूट करके बताऊं, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही वो भी बता दो, बता दो जल्दी से। इस ये जो क्वेश्चन है इसको वापस एग्जीक्यूट करके बताऊं, या आपको समझ में आ गया है, कहाँ पे दिक्कत आ रही थी। जितने भी जने लाइव क्लास के अंदर है कमेंट करो। हम्म, एवी गुड। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत तो नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जीक्यूट किया आपने, कहाँ पे दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे जैसे आप सोल्व करोगे, मैंने बता दिया इस जगह पे हम मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है क्या चलाएगा आपका, इनफाइनाइट लूप, क्या चलाएगा, इनफाइनाइट लूप। ओके, ओके, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ पे। अब आज की क्लास के अंदर क्या देखने वाले हैं, तो देखिए आज की क्लास के अंदर हम रिवीजन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। और उसके अलावा हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, धीरे धीरे अब हम क्या है कि हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी ओर बढ़ेंगे। ठीक है, मेन टॉपिक की ओर। तो देखिए यहाँ पे अभी तक हमने जावा के अंदर क्या पढ़ लिया, एक बार हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि
बीच के अंदर ऑपरेटर्स आ गए थे और डेटा टाइप्स और आ गए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा ऊप्स के कंसेप्ट से इधर उधर निकल गए होंगे। तो अब जो हमारी क्लास जाएगी ना, वो ऊप्स की तरफ जाएगी वापस, ठीक है। तो धीरे 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 सी में जाएंगे हम, सी से सी प्लस प्लस के अंदर जाएंगे और जावा पे जाएंगे। तो इंटरमीडिएट हम चलते रहेंगे, कभी सी प्लस प्लस, कभी जावा, क्योंकि हम कंपेरिजन वाइज ये सारी चीजें पढ़ते रहेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जावा की, तो हमने जावा की हिस्ट्री देखी थी। ओके, जावा की हिस्ट्री देखी और उसके बाद हमने क्या देखा, जावा के फीचर्स देखे। और भी चीजें हमने देखी, वो आगे चल के हम यहाँ पे आती रहेगी। तो देखिए फीचर्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि जावा है हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर प्रोवाइड करता है, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें होती है, किसके अंदर होती है, क्लासेस के अंदर। किसके अंदर, क्लासेस के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। और इसके अलावा जो सर ऊप्स के कंसेप्ट फॉलो करता है, ऊप्स के कंसेप्ट फॉलो करता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा सिंपल है ये, बिल्कुल सिक्योर्ड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किस कारण से है, किस कारण से, सर ये क्या करता है, बाइट कोड के अंदर क्या करता है, बाइट कोड जनरेट करता है। ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइट कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइट कोड बोलते हैं। रोबस्ट होती है, ऑटोमेटिक एरर को डिटेक्ट कर लेता है, पोर्टेबल होती है, कहीं भी चला सकते हैं, आर्किटेक्चर न्यूट्रल होती है, डायनामिक इंटरप्रिटेट करता है, बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस रहती है, मल्टी थ्रेडेड होती है। आगे चल के हम जब हमारा एक ऊप्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम क्या मल्टी थ्रेडेड पढ़ेंगे, उसके अंदर ये चीजें आपको समझ में आएगी। फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जावा हमें बहुत सारे फीचर्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये जावा अगर आपका आर्किटेक्चर न्यूट्रल है तो किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो हमने, आपको याद हो तो हमने इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखा था। जावा का क्या देखा था, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखा था, जहां पे हमने देखा था कि सोर्स फाइल होती है, उसको कंपाइल किया जाता है। तो सोर्स फाइल आपकी बाइट कोड जनरेट करती है, बाइट कोड जनरेट करती है। ओके, और उसको फिर इंटरप्रेट किया जाता है और वो क्या करती है, फाइनली आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या करती है, जनरेट करती है। ओके, तो देखिए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखिए यहाँ पे, when we compile java program using javac tool, the java compiler converts source code into bytecode। java compiler क्या करता है, आपके source code को byte code के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए simple डॉट जावा एक फाइल है और ये क्या है, आपका जावा कोड है। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, सर इसे हम बोल सकते हैं कि हो सकता है इसके अंदर जो कोड लिखा हो सोर्स कोड के अंदर लिखा, और डेफिनेटली सोर्स कोड के अंदर ही लिखा होगा। उसको फिर हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइलर का नाम बताओ, तो सर यहाँ पे हम जावा सी कंपाइलर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, जावा सी कंपाइलर का यूज करेंगे। जावा सी कंपाइलर क्या करेगा, आपके सोर्स कोड को बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। किसमें करेगा, बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, सर इसे मैजिक कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैजिक कोड बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएटरी कोड। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएटरी कोड। ओके, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएटरी कोड बोलते हैं। और ये जो सर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, ये जो जिस फाइल के अंदर प्रोग्राम बनाता है वो रहती है सिंपल डॉट जावा। मतलब इसकी क्लास जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट क्लास। ये जो बनाएगा डॉट क्लास फाइल को क्या करेगा, जनरेट करेगा, ठीक है। तो जो भी डॉट क्लास की फाइल है उसे मैं क्या बोलूंगा, बाइट कोड बोलूंगा। क्या बोलूंगा, बाइट कोड बोलूंगा, ठीक है। चलिए, अब देखो जो आपके पास जो बाइट कोड जनरेट हुई है, या जो डॉट क्लास नाम की फाइल जनरेट हुई है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, किसी भी, आप इसको किसी भी डिवाइस के ऊपर रन करा सकते हो, चाहे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो, अलग अलग हो। तो अगर यहाँ पे देखिए क्लास फाइल ये जनरेट हुई, इस क्लास फाइल को चाहो तो आप मैक के ओएस के ऊपर रन करा सकते हो, मैक ओएस पे। आप चाहो तो इसे विंडोज के ऊपर रन करा सकते हो, आप चाहो तो इसे लाइनेक्स के ऊपर रन करा सकते हो। सर क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूं, अगर यही सी होती, अगर यही सी लैंग्वेज होती और उसको अगर आप कंपाइल करते,
उसको अगर आप कंपाइल करते तो क्या होता है, ये जो प्रोग्राम जनरेट करती वो किसके अंदर करती, एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर, बाइट कोड के अंदर जनरेट करती। और ये जो कोड जनरेट करती एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर जनरेट करती, और वो होता है आपका मशीन डिपेंडेंट। तो जावा क्या करती है, एक बीच के अंदर एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइट कोड। क्या बोलते हैं, बाइट कोड। और जो बाइट कोड के अंदर इसका जो एक्सटेंशन रहता है, जो ये फाइल बनाती है, उसे क्या बोलते हैं, डॉट क्लास फाइल। ठीक है, क्या, डॉट क्लास फाइल। इस डॉट क्लास फाइल को आप लेके किसी भी और अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर आराम से क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। इसलिए जावा को क्या बोला जाता है सर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या बोला जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। या क्या बोला जाता है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल लैंग्वेज। क्या बोला जाता है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे आप मैक ओएस पे रन कराओ, विंडोज पे, लाइनक्स पे, पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि सर अगर आपको रन करानी है क्लास फाइल को किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उस मशीन के ऊपर जेवीएम इंस्टॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। क्या होना चाहिए, जेवीएम इंस्टॉल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सर जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन जो ये प्रोग्राम है डॉट क्लास को, जो ये प्रोग्राम हो जिसको रन कराने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जावा वर्चुअल मशीन। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कैसे जो दूसरी लैंग्वेज है और कैसे जो जावा की आपकी लैंग्वेज है वर्क करती। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, सी है, सी प्लस प्लस है, या दूसरी लैंग्वेज है उसका प्रोग्राम है। देखिए, और ये जो क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल जो फाइल बनाता है वो डायरेक्ट जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर रहा है उसके लिए बनाता है। देखिए यहाँ पे, यूजेस रन टाइम एनवायरनमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसका यूज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के रन टाइम एनवायरनमेंट का यूज करता है। इसलिए ये जो exe फाइल जो बनाता है वो बिल्कुल इस ओएस के कंपेटिबल ही बनाता है। इसलिए जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर सी प्लस प्लस आपके जो एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है वो सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकती है। वहीं देखिए जावा किस तरीके से स्मार्टली वर्क करता है। जावा क्या करता है, जावा एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक बीच के अंदर एक जेवीएम लेके आ जाता है, इंटरफेस की तरह काम करता है कि भाई रुक जा, डायरेक्ट जावा एप्लीकेशन को इस ओएस के ऊपर मैं रन नहीं कराऊंगा, रन कराना है तो बीच में जेवीएम की जरूरत पड़ेगी। तो जेवीएम क्या करता है, जेवीएम क्या करता है, इस जावा एप्लीकेशन को जिस एनवायरनमेंट की जरूरत है वो एनवायरनमेंट यहाँ पे अवेलेबल कराता है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जिस एनवायरनमेंट की जरूरत है ताकि ये एप्लीकेशन रन हो, उस एनवायरनमेंट को ये प्रोवाइड कराता है। तो यूजेस रन टाइम एनवायरनमेंट ऑफ इट्स ओन, किसका, जेवीएम का यूज करता है। इसलिए जावा का जो प्रोग्राम है वो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकता है। क्यों, क्योंकि जावा एप्लीकेशन को थोड़ी पता है कि भाई मैं दूसरे ओएस के ऊपर रन कर रहा हूँ, इसको तो ऐसा लगेगा ना कि भाई मैं इस जेवीएम के ऊपर ही रन कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो ये मेन रोल रहता है आपका जेवीएम का। ध्यान रखना, अगर आप जावा को किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कराना चाहते हो तो आपकी दूसरी मशीन के ऊपर जेवीएम बिल्कुल इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ओके, चलिए, यहाँ किसी कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पे। अब देखिए, आगे चल के हमने क्या देखा था, जेडीके, जेआरई और इनके बारे में भी बात की थी। तो देखिए यहाँ पे जेआरई क्या होता है, जेआरई के अंदर जेवीएम तो होता ही है। जेआरई क्या होता है, ये जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा को रन करने के लिए जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वो होता है आपका जेआरई। जेवीएम से कितना अलग होता है, जेवीएम तो होता है आपका जावा वर्चुअल मशीन, और इसके साथ अगर हम कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज को ऐड कर दें, कुछ जार फाइल को ऐड कर दें, कुछ अदर फाइल को अगर ऐड कर दें, तो ये जो पूरा बॉक्स है वो क्या बन जाएगा, जेआरई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जेआरई बन जाएगा। एक्स्ट्रा अगर फीचर्स फैसिलिटीज हम ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके सर, जेडीके क्या है फिर, जेडीके पूरा का पूरा टूल किट है जिसके अंदर आपका जेआरई भी आता है
और JVM भी आता है। तो अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं तो अगर JRE के साथ अगर आप डेवलपमेंट टूल का यूज करते हो, जैसे आपके कंपाइलर आ गया, इंटरप्रेटर आ गया, और इसके अलावा जो भी डेवलपमेंट टूल है वो सारे के सारे अगर आ जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, JDK। क्या बोलते हैं, JDK, जावा डेवलपमेंट किट। क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। क्या हो जाएगा, जावा डेवलपमेंट किट। ओके, JDK, जावा डेवलपमेंट किट। तो मेरे ख्याल से JVM, JRE और JDK, इन सारी चीजों के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और ये हमारे क्या चल रहा है, रिवीजन फेज चल रहा है। चलिए, अब नेक्स्ट आगे चल के हम देखते हैं यहाँ पे। अब हम वापस कंपैरिजन करेंगे C++ और जावा के अंदर क्या डिफरेंस है, उसको हम थोड़ा और देखेंगे यहाँ पे। चलिए, तो अब वन बाय वन कंपेयर करते हैं। बिल्कुल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सी प्लस प्लस इस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ओके, सी प्लस प्लस आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, वही जावा क्या है, आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई हो कि क्यों ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और ये क्यों आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, mainly used for C++ in mainly used for system programming. Java is mainly used for application programming. It is widely used in Windows based, वेब बेस्ड, एंटरप्राइजेस और मोबाइल एप्लीकेशन। वैसे सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं जावा का वो वेब बेस्ड के लिए करते हैं। किसके लिए, वेब बेस्ड के लिए करते हैं, क्योंकि ये मोर सिक्योर रहती है। और सी प्लस प्लस का यूज क्या करते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग, मतलब डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन है उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, डिजाइन गोल की बात करें तो सी प्लस प्लस वॉज डिजाइन फॉर सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए क्या डिजाइन हुई आपकी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्वियस ही बात है, जो आपकी सी प्लस प्लस है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या है, एक्सटेंशन लैंग्वेज है। ठीक है, जावा वॉज डिजाइन एंड क्रिएटेड एज एन इंटरप्रिटेड फॉर प्रिंटिंग सिस्टम। सिस्टम की ये क्या है, जावा वाज डिजाइन एंड क्रिएटेड एज एन इंटरप्रिटर फॉर प्रिंटिंग सिस्टम बट लेटर एक्सटेंडेड एज अ सपोर्ट नेटवर्क कंप्यूटिंग। ओके, तो मेनली जो आपकी जावा पहले थी वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन हुई थी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। पर धीरे जावा के फीचर्स को देखते हुए जावा को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, कहाँ, नेटवर्क के अंदर। ये नेटवर्क कंप्यूटिंग के लिए भी जावा की जो आपकी लैंग्वेज है वो यूज आने लग गई। ठीक है, इट वॉज डिजाइन टू बी इजी टू यूज एंड एक्सेसिबल टू अ ब्रॉडर ऑडियंस। ये इजी टू यूज है, डिजाइन हम आसानी से कर सकते हैं और ब्रॉडर ऑडियंस को क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। चलिए, गो टू देखिए, सी प्लस प्लस सपोर्ट गो टू स्टेटमेंट। जो आपका सी प्लस प्लस है गो टू स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। जावा डजेंट सपोर्ट गो टू स्टेटमेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जावा आपका गो टू स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। क्या, जावा गो टू स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे आपने जंप स्टेटमेंट देखे थे ना, कंटिन्यू, ब्रेक, उसी तरह से ये जंप स्टेटमेंट है गो टू, पर बाकी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, जावा इसको सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। वैसे इनहेरिटेंस के ऊपर हमने एक बार तो पढ़ लिया है बेसिक, पर आगे चल के हम बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे सी प्लस प्लस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। सी प्लस प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू क्लास, इट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग इंटरफेस क्लास। ध्यान रखना, जावा आपके मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है, तो फिर इसको ये इंप्लीमेंट तो करती है पर किसके थ्रू करती है, इंटरफेस के थ्रू।
तो ये जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना, वहां समझ में आएगा कि भाई क्यों जावा ने मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं किया। ओके, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था कि एक ही जो आपकी जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर एक से ज्यादा पेरेंट से डेटा आ रहा था, और अगर वहां पे डुप्लीकेट डेटा है तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि इस पेरेंट P1 का डेटा मैं एग्जीक्यूट करूं या P2 का डेटा एग्जीक्यूट करूं। तो C++ के अंदर तो इस प्रॉब्लम को सोल्व किया गया वर्चुअल कीवर्ड का यूज करके। पर जावा ने सोचा कि भाई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हम रखे ही क्यों, इसलिए इसने दूसरे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना अच्छा समझा। वो किसके थ्रू? इंटरफेस के थ्रू। किसके थ्रू? इंटरफेस। चलिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सी प्लस प्लस सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सी प्लस प्लस आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वहां पे आप प्लस को, माइनस को, डिवाइड को, इन सारी चीजों को यूज करते हुए, क्लास को रखते हुए आप ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हो, एक से ज्यादा उनको फंक्शनलिटी दे सकते हो, ठीक है। जावा डजंट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जावा आपके ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ओके। चलिए, नेक्स्ट देखिए, पॉइंटर्स। सी प्लस प्लस सपोर्ट पॉइंटर्स। यू कैन राइट अ पॉइंटर प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। जावा सपोर्ट्स पॉइंटर इंटरनली। जावा इंटरनली पॉइंटर को सपोर्ट करता है। हाउएवर यू कांट राइट द पॉइंटर प्रोग्राम इन जावा। आप पॉइंटर का प्रोग्राम डायरेक्टली जावा के अंदर नहीं लिख सकते हो। इट मीन्स जावा हैज रेस्ट्रिक्टेड पॉइंटर सपोर्ट इन जावा। हमें तो ये ध्यान रखना है कि सी प्लस प्लस पॉइंटर को सपोर्ट करती है, वही जावा पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करती है। क्या? नहीं करती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर। सी प्लस प्लस यूजेस कंपाइलर ओनली। सी प्लस प्लस is compile and run using the compiler which converts source code into machine code. So C++ is platform dependent. C++ क्या करती है? जो आपका सोर्स कोड है उसको डायरेक्टली मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करती है। किसके थ्रू करती है? कन्वर्ट करती है कंपाइलर के थ्रू। किसके थ्रू? कंपाइलर के थ्रू। इसीलिए जिस मशीन के ऊपर ही आप इसको रन करते हो, सिर्फ वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रहती है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ओके। इसलिए जो आपकी C++ लैंग्वेज है वो आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। समझ में आ रही बात यहाँ पे? देखिए, अब हम जावा की बात करते हैं। जावा यूजेस बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। क्या जावा कंपाइलर और इंटरप्रिटर दोनों को सपोर्ट करती है क्या? जी हाँ सर, जावा कंपाइलर और इंटरप्रिटर दोनों को सपोर्ट करती है। जावा सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। जावा का जो सोर्स कोड है वो बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होता है एट कंपाइलेशन टाइम। The interpreter executes this bytecode at runtime and produces output. जो इंटरप्रिटर है वो इस बाइट कोड को रन करता है और क्या करता है? आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जावा इज इंटरप्रिटेड, दैट इज वाई इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा क्या है? आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ओके। चलिए, अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, कई बार। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये तो याद रहता है सभी को, ठीक है। सबसे पहले यही चीज याद रहती है सभी को। सी प्लस प्लस सपोर्ट्स बोथ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सी प्लस प्लस कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों को क्या करता है? यहाँ पे सपोर्ट करता है, ओके। जावा सपोर्ट्स कॉल बाय वैल्यू ओनली, देयर इज नो कॉल बाय रेफरेंस। देखिए, फिर से देखिए, जावा कॉल बाय रेफरेंस को सपोर्ट नहीं करता है। जहाँ पे हम सी के अंदर पहले ये पॉइंटर का यूज करते हैं, फिर यहाँ एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं, इनको करने में कितनी दिक्कत आती है। अगर आप एक्सपर्ट हो, देखिए, अगर आप सी के मास्टर बनना चाहते हो तो आपको पॉइंटर के ऊपर बिल्कुल पकड़ रखनी होगी, ठीक है। पर ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स पड़ता है, ऑब्वियसली बात है, हम खुद भी पढ़ते हैं और समझने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जावा ने इन सारी चीजों को क्या कर दिया? आसान कर दिया है। भाई इधर प्रॉब्लम है, हटाओ, इसमें प्रॉब्लम है, हटाओ, मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर प्रॉब्लम है, हटा दो, पॉइंटर के अंदर प्रॉब्लम है, हटा दो, एड्रेस ऑपरेटर के अंदर प्रॉब्लम है, हटा दो। प्रॉब्लम चाहिए ही नहीं जावा इजी करने के लिए, इसलिए जावा को बोला जाता है कि इजी है। इजी आप अगर कंसेप्ट वाइज समझोगे तो पड़ेगी, पर इसके अंदर जो ध्यान रखने लायक बात है वो सिंटेक्स की। अगर आपने इसको सिंटेक्स अगर आपने सही नहीं किया तो मतलब इसमें उलझ जाओगे आप, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें,
स्ट्रक्चर एंड यूनियन। सी प्लस प्लस सपोर्ट स्ट्रक्चर और यूनियन। सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों को सपोर्ट करता है। स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है सी के अंदर, सी के अंदर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, यूनियन भी पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर क्या है आपके, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर खुद अपना एक अलग से डेटा टाइप डिफाइन कर सकता है, यही तो मतलब होता है स्ट्रक्चर का। हम पढ़ते हैं यूजर खुद एक अलग से डेटा टाइप डिफाइन कर सकता है सी के अंदर, ठीक है। जावा डजंट सपोर्ट स्ट्रक्चर और यूनियन, ये भी ध्यान रखना। जावा आपके स्ट्रक्चर और यूनियन को सपोर्ट नहीं करता है, डजंट सपोर्ट स्ट्रक्चर और यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थ्रेड सपोर्ट। C++ doesn't have built-in support for thread. It relies on third-party libraries for third support. C जो आपका C++ है खुद सपोर्ट नहीं करता है थ्रेड को, ये थर्ड पार्टी के ऊपर क्या करता है, रिलाई करता है। जावा हैज बिल्ट इन थ्रेड सपोर्ट, जावा के अंदर खुद का एक बिल्ट इन थ्रेड सपोर्ट है, ठीक है। अब थ्रेड क्या होता है क्या नहीं, वैसे तो थ्रेड का नाम सुनते ही आपको मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग सिस्टम की याद आ जानी चाहिए। वहाँ पे हम प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, और प्रोसेस जो होता है आपका हेवी वेट प्रोसेस होता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर अलग अलग थ्रेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अलग अलग थ्रेड क्रिएट करते हैं, ओके। इनको हम लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं, और कुछ जो इनका सेक्शन रहता है कॉमन रहता है, ओके, और कुछ सेक्शन रहता है वो क्या रहता है आपका अलग रहता है। तो जावा ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ी होगी तब आपने बिल्कुल पढ़ा होगा थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। इन्हीं चीज को हम इम्प्लीमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा भाई, ये तो एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोडिंग तो करनी ही पड़ेगी अल्टीमेटली, तो वो कोड हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो उस कोड के लिए हम जावा लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम आगे चल के देखें किस तरीके से हम एक थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, ओके। और फिर हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से जंप करता रहता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती रहती है, तो वो सारी चीजें हम आगे चल के देखने वाले हैं। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। सी प्लस प्लस डजेंट सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, ध्यान रखना, अलर्ट रहो सभी जने। बिल्कुल एक एक चीज जो कंपैरिजन है ये काम की है, तो अलर्ट रहो, दिमाग के अंदर फिक्स कर दो, नोट कर दो कि ठीक है ये इसके अंदर है ये इसके अंदर नहीं है। आपको लग रहा है कोई चीज मिस हो गई है, तो नोट्स आपके पास ही है जहां हमने डिफरेंस पढ़े हैं, वहां पे नोट डाउन कर दो कि सी प्लस प्लस ये सपोर्ट करता है और जावा ये सपोर्ट करता है। देखिए सी प्लस प्लस डजेंट सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, जावा सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। जावा है आपके डॉक्यूमेंटेशन कमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है, टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन फॉर जावा सोर्स फाइल। और उसका जो सिंटैक्स है ये रहेगा, मैंने आपको ये बता दिया है। वर्चुअल कीवर्ड, सी प्लस प्लस सपोर्ट वर्चुअल कीवर्ड सो दैट वी कैन डिसाइड वेदर और नॉट टू ओवरराइड अ फंक्शन। हमें फंक्शन को ओवरराइड करना है या नहीं, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जावा हैज नो वर्चुअल कीवर्ड, ये ध्यान रखना, वर्चुअल कीवर्ड हटा दिया गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है एग्जाम के अंदर कि इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है जावा के अंदर, ध्यान रखना वर्चुअल। We can override all non-static methods by default. In other words, non-static methods are virtual by default. तो ये हम जब इंटरफेस पढ़ेंगे वहां ये चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। अनसाइन राइट शिफ्ट, ये भी ध्यान रखना, इस शिफ्ट की हमने बात की थी और इस शिफ्ट के बारे में हमने क्वेश्चन भी सोल्व किया है दो। सी प्लस प्लस डजंट सपोर्ट अनसाइन राइट शिफ्ट, इसको अनसाइन राइट शिफ्ट भी बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं, जीरो फील्ड विथ राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट तो एक ये क्या है आपका जावा के अंदर नया ऑपरेटर है, ठीक है। जावा सपोर्ट अनसाइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर दैट फिल जीरो एट द टॉप फॉर द नेगेटिव नंबर्स, फॉर पॉजिटिव नंबर्स इट वर्क सेम लाइक राइट शिफ्ट। तो नेगेटिव नंबर के लिए जीरो फिल करता है और पॉजिटिव के लिए बिल्कुल नॉर्मल राइट शिफ्ट की तरह ये वर्क करता है, ठीक है। चलिए, इनहेरिटेंस ट्री। सी प्लस प्लस ऑलवेज क्रिएट अ न्यू इनहेरिटेंस ट्री। सी प्लस प्लस हमेशा क्या करेगा, हर समय आपके लिए एक नया इनहेरिटेंस ट्री बनाएगा। जबकि जावा में देखिए, जावा ऑलवेज यूजेस अ सिंगल इनहेरिटेंस ट्री बिकॉज ऑल क्लासेस आर चाइल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा, ठीक है। तो ये चीजें आगे चल के हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी, एक बार आप दिमाग के अंदर बिठा दीजिए कि जितनी भी क्लासेस है जावा के अंदर वो ऑब्जेक्ट की क्लासेस है, ऑब्जेक्ट की चाइल्ड क्लासेस है।
द ऑब्जेक्ट क्लास इज द रूट ऑफ द इनहेरिटेंस इन ट्री इन जावा। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और इवन मेरे ख्याल से अगर आप पेपर देखोगे प्रीवियस, तो ये क्वेश्चन प्रोग्रामर 2013 के अंदर आया हुआ है। प्रोग्रामर 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑब्जेक्ट क्लास इज द रूट ऑफ द इनहेरिटेंस ट्री इन जावा। ठीक है, जो इनहेरिटेंस ट्री है उसकी जो रूट क्लास है वो कौन सी है आपकी? ऑब्जेक्ट क्लास है। हार्डवेयर, सी प्लस प्लस इज नियर टू द हार्डवेयर, ऑब्वियस सी बात है। जावा इज नॉट सो इंटरेक्टिव विथ हार्डवेयर। क्या मतलब है यहाँ पे? जस्ट अभी हमने देखा था ये इसी के अंदर जो आपकी सी प्लस प्लस है डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, वहीं जावा डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। बीच के अंदर कौन आ जाता है? आपके जेवीएम आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। C++ is an object-oriented language. However, in the C language, a single root hierarchy is not possible. C के अंदर single hierarchy के root hierarchy की जो सारी classes हो, ऐसा possible नहीं है। Java is also an object-oriented language. However, everything except fundamental type is an object in class. It is single root hierarchy as everything get derived from the java.lang.object। ये भी ध्यान रखना, जावा के अंदर जो कुछ भी है वो किससे डिराइव होता है? आपके java.lang.object से, java.lang.object से। ठीक है, java.lang.object से। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस देख लिया आपके सी प्लस प्लस और जावा के। तो एक आपका बिल्कुल क्विक रिकेप हो गया होगा कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा है वो एक बार फिर से हमारा क्या हो गया? रिवीजन हो गया। और ये बार बार आपको पढ़नी पड़ेगी, जहां पे भी जरूरत पड़ेगी मैं बार बार इन चीजों को आपको लेके आ जाऊंगा। ज्यादातर चीजें मैं रिपीट करता रहूंगा ताकि आपके दिमाग के अंदर ये सारी चीजें क्या हो जाए? यहाँ पे सेट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे सी प्लस प्लस प्रोग्राम एग्जाम्पल और जावा प्रोग्राम एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं। देखिए सी प्लस प्लस के अंदर आपका जो एग्जाम्पल रहता है किस तरीके से रहता है? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन सी आउट हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग और रिटर्न। तो यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है इस तरीके से होता है, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको आप देखिए इंट मेन सी आउट, यहाँ पे सी आउट का आप यूज करोगे और जो भी आपको प्रिंट कराना है वो इस तरह से लिखोगे। ठीक है, वही जावा के अंदर आप क्या करोगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो जावा। ठीक है, तो ये आपका प्रिंट क्या हो जाएगा? हेलो जावा प्रिंट हो जाएगा। ओके, जावा के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर जो एक्सटेंशन रहेगा वो मेन डॉट सीपीपी रहेगा, और जावा के अंदर रहेगा सिंपल डॉट जावा रहेगा। अब देखिए आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आप सी प्लस प्लस क्यों बता रहे हो बार बार? तो मैं आपको क्लियर बता दूं, सी प्लस प्लस के भी क्वेश्चन आते हैं, सी के भी क्वेश्चन आते हैं, और जावा के भी क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार सी प्लस प्लस के आपके 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, सी के आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं लगभग 45 46 जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे 55 57। ओके, तो जो बाकी के जो क्वेश्चन है आपके किसके आए? जावा के आए थे। इसलिए आपको सी भी पढ़नी पड़ेगी, सी प्लस प्लस भी पढ़नी पड़ेगी, और जावा भी साथ साथ पढ़नी पड़ेगी। समझ में आ रही बात आपको? तो मैंने सी के आपके बेसिक कंसेप्ट इन दोनों के अंदर बिल्कुल काम आएंगे, और जो सी प्लस प्लस के जो कंसेप्ट है आपके जावा के अंदर काम आएंगे। इसलिए मैं सी प्लस प्लस भी आपको साथ में लेके चल रहा हूँ। वहां पे क्वेश्चन अगर आ गए तो आपको पता होना चाहिए कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम भी ऐसे रन करता है। तो डिफरेंस देखो, सी प्लस प्लस के अंदर जो मेन से प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम इस तरह से यूज करते हैं। देखिए सिंटेक्स इंट मेन। ठीक है, इंट लगाया तो यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप लगाना है। और प्रिंट एफ के लिए हम अगर मुझे कुछ भी प्रिंट कराना है तो मैं किसका यूज करता हूँ? सी आउट का यूज करता हूँ। ठीक है, और देखो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। वहीं जावा के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, और प्रिंट कराने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो एक एक चीज आपको कंपैरिजन याद होना चाहिए। वही अगर ये सी का प्रोग्राम होता तो मैं क्या करता? प्रिंट कराने के लिए किसका यूज करता? सर प्रिंट एफ का यूज करते। किसका यूज करता? प्रिंट एफ का यूज करते। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने फिर टाइप ऑफ कमेंट जस्ट अभी हमने देखा, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट, और ये हो गया आपके मल्टी लाइन कमेंट, और ये हो गया आपके डॉक्यूमेंटेशन कमेंट।
ठीक है, तीनों के अंदर डिफरेंस क्लियर होगा। सिंगल लाइन, द सिंगल लाइन कमेंट इज यूज्ड टू कमेंट ओनली वन लाइन। मल्टी लाइन, द मल्टी लाइन कमेंट इज यूज्ड टू कमेंट मल्टीपल लाइन ऑफ कोड। डॉक्यूमेंटेशन, the documentation comment is used to create documentation API. To create documentation API you need to use java doc tool। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो हमने क्या पढ़ा था। हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए सर, तीन तरह के वेरिएबल्स हमने पढ़े, लोकल वेरिएबल, स्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। कौन कौन से? लोकल वेरिएबल, स्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। वो तीनों के बारे में हमने डिटेल के अंदर यहाँ पे डिस्कशन किया था। लोकल वेरिएबल आपके कहाँ क्रिएट होंगे सर? मेथड के अंदर हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर हो सकते हैं, किसी ब्लॉक के अंदर हो सकते हैं। स्कोप क्या रहेगा? जब भी उस मेथड को कॉल होगा तो लोकल वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे, जैसे ही वो मेथड डिस्ट्रॉय होगा लोकल वेरिएबल भी क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्या लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना कंपलसरी है सर? बिल्कुल जरूरी है। अगर लोकल वेरिएबल को आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो एरर जनरेट होगी। फिर इंस्टांस वेरिएबल के ऊपर आते हैं। इंस्टांस वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर करना है? इंस्टांस वेरिएबल क्लास के अंदर और मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के बाहर हम इंस्टांस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। क्या इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी है सर? जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिक वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है। क्या इंस्टांस वेरिएबल जो है उसको, उसकी क्या अलग अलग कॉपी बनती है? बिल्कुल सर, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ ही इंस्टांस वेरिएबल की कॉपी बन जाएगी। अगर आपने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं तो दो आपके इंस्टांस वेरिएबल की कॉपी बन जाएगी, वो भी अलग अलग। दोनों के अंदर आप अलग अलग वैल्यू रख सकते हो। ठीक है सर, स्टैटिक वेरिएबल कैसे अलग है इंस्टांस वेरिएबल से? तो स्टैटिक वेरिएबल के अंदर बाकी सब कुछ सेम रहता है, बस स्टैटिक वेरिएबल के अंदर एक ही कॉपी बनेगी। चाहे आप कितने भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे वो एक ही कॉपी के अंदर रहेगा। इसलिए एडवाइस की जाती है कि जब भी आपको स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करना हो तो आप क्लास के नाम से कॉल करोगे। क्यों? क्योंकि कंपाइलर अगर आप ऑब्जेक्ट के नाम से भी स्टैटिक वेरिएबल को अगर आप कॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली वो जो आपका ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो कंपाइलर है ऑब्जेक्ट के नाम को किस में कन्वर्ट कर देगा? क्लास के नाम के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और इसका स्कोप क्या रहता है? जब तक आपका प्रोग्राम चलेगा, इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल दोनों का। ठीक है, चलिए हमने डेटा टाइप के बारे में भी बात की है। यहाँ पे डेटा टाइप देखिए, डेटा टाइप आपके प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, दो तरह के डेटा टाइप है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव उसे बोलेंगे जो आपके डायरेक्ट क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव जो ऑब्जेक्ट सॉरी प्रिमिटिव वो हो गए जो ऑब्जेक्ट और आपके क्लासेस के अंदर यूज नहीं होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव मतलब ऑब्जेक्ट क्लासेस के अंदर यूज हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रिमिटिव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए हर एक किताब के अंदर अलग अलग तरीके से इसको कैटेगराइज कर रखा है। तो आपके हो गया बूलियन, न्यूमेरिक के अंदर कैरेक्टर और इंटीग्रल, फिर कैरेक्टर, इंटीजर के अंदर बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, और इंटीजर के अंदर आ गया आपके फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आ गया फ्लोट और डबल। तो टोटल आपके 8 तरीके होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बूलियन की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है सर फॉल्स होती है। इसकी जो साइज होती है 1 बिट। केयर जो होता है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है /u0000, साइज होती है 2 बाइट। बाइट डिफॉल्ट वैल्यू 0, साइज 1 बाइट। शॉर्ट 0, 2 बाइट। इंट 0, 4 बाइट। लॉन्ग डिफॉल्ट वैल्यू 0l, जो इसकी साइज है 8 बाइट। फ्लोट 0.0f, 4 बाइट। डबल 0.0d, 8 बाइट। ठीक है, तो ये क्या रहेगी? इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज रहेगी। क्या रहेगी? डिफॉल्ट वैल्यूज रहेगी, इसके साथ इनकी साइज और एक डेटा टाइप। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आज की क्लास के अंदर हम देखिए, और जो आप जब हम क्लास डिक्लेयर करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने प्रोग्राम कंपाइल किया था, वहाँ पे हमने देखा था पब्लिक स्टैटिक, और स्टैटिक पब्लिक दोनों को हम इंटरप्लेस भी कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो वो चीज़ भी हम देखने वाले हैं। ऑपरेटर्स इन जावा, तो इनके बारे में हमने बात कर ली है। यूनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। और इनको याद कैसे रखना है तो मैंने आपको बता दिया, यू आस्क ब्लैक, इसके थ्रू आपको इसको याद रखना है। जहाँ पे इसका यूज नहीं किया जाएगा ए का,
और इसकी जो आपकी प्रेसिडेंसी होगी वो इस तरह से होगी, और एसोसिएटिविटी डिपेंड करेगा अगर आप यूनियरी और अगर आप असाइनमेंट का यूज कर रहे हो और अगर आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हो, तो इन तीनों की जो आपकी एसोसिएटिविटी है वो आपकी राइट टू लेफ्ट, और बाकी केसेस सबकी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ओके। चलिए, अब हम देखते हैं कि भाई जब आप जावा का प्रोग्राम लिखोगे तो किस किस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एक बार कमेंट कर दो। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ओके, नहीं, ठीक है, आगे चलें। चलिए, देखिए, इन हाउ मेनी वेज वी कैन राइट अ जावा प्रोग्राम, तो जावा का जो प्रोग्राम है हम उसको कितनी तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे। देयर आर मेनी वेज टू राइट अ जावा प्रोग्राम, द मॉडिफिकेशन दैट कैन बी डन इन जावा प्रोग्राम आर गिवन बिलो। By changing the sequence of modifier, method prototype is not change in data। अगर हम सीक्वेंस चेंज करते हैं तो मेथड प्रोटोटाइप है वो, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, लेट्स सी द सिंपल कोड ऑफ मेन मेथड। देखिए यहाँ पे हम जो जनरली प्रोग्राम लिखते हैं कैसे लिखते हैं, पब्लिक, ऐसे ही लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ओके, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन भी आया था जिसके अंदर हमने देखा था आप पब्लिक स्टैटिक की जगह स्टैटिक पब्लिक भी कर सकते हो। ध्यान रखना, इन दोनों का आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। पर ध्यान रखना, इसको आप चेंज नहीं करना है। मेन के साथ हमेशा वॉइड हमेशा बाइंड ही रहेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि मेन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसलिए मेन के साथ आपको डेटा टाइप साथ में ही लगाना है। ऐसे नहीं कि आप इसको भी चेंज कर दो, इसको अगर आप चेंज करोगे तो वो क्या दे देगा, एरर, एरर जनरेट कर देगा। क्या कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको प्रोग्राम ऐसे लिखा हुआ मिले आपको, स्टैटिक पब्लिक, स्पेशली जब स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं कि देखो, आपको एग्जाम के अंदर प्रोग्राम नहीं लिखना है। आपको एग्जाम के अंदर प्रोग्राम थोड़ी लिखना है। प्रोग्राम लिखना है क्या, नहीं, आपको प्रोग्राम लिखा लिखाया मिलेगा। आपको प्रोग्राम लिखा हुआ मिलेगा। आपको या तो पूछेगा कि भाई इसके अंदर आउटपुट क्या है, या क्या पूछेगा इस प्रोग्राम के अंदर एरर क्या है। अगर ऐसे पूछ लेता है एरर क्या है, तो देखिए, एरर क्या है, तो कंपाइल टाइम एरर है, रन टाइम एरर है, या किस लाइन के ऊपर एरर है। क्या पूछ सकता है, यहाँ पे किस लाइन के ऊपर आपके एरर जनरेट हुई है। या क्या पूछ सकता है कि जो फॉलोइंग प्रोग्राम दिया हुआ है इसके अंदर नीचे दी गई लाइन में से कौन सी लाइन डालूं तो फॉलोइंग आउटपुट प्रोड्यूस होगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन देखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछते हैं जावा के अंदर, जो आपने प्रीवियस ईयर 2011 के अंदर, 2013 के अंदर पेपर देखे होंगे। स्पेशली 2011 के अगर आप पेपर की बात करो तो वहां पे ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन थे सारे के सारे। इसीलिए जो मेरा अप्रोच रहेगा आगे का, तो वो मैं यहाँ पे प्रोग्राम नहीं लिखूंगा। मेरे पास जो प्रोग्राम लिखे होंगे उनको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पेपर के अंदर प्रोग्राम को एनालाइज करना आना चाहिए। आपको प्रोग्राम देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये अच्छा, इसके अंदर इस जगह प्रॉब्लम है, या ये जो प्रोग्राम दिया है ये आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, प्रोग्राम अगर हम लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है, एक प्रोग्राम के लिखने के अंदर ही हमारा टाइम चला जाएगा। जो हमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है, आपको भी डेवलपर नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सोल्व करना आना चाहिए। आपका जो मेन कंसेप्ट है, आपका जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर रहना चाहिए, जो प्रोग्राम दिया हुआ है उसको सोल्व करना आना चाहिए। और वो सोल्व आप तभी कर पाओगे जब आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो प्रोग्राम दिया है उसको आप एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, तो प्रोग्राम को एनालाइज करना आना चाहिए। उसी अप्रोच से हम आगे के सारे हमारे वीडियोस रहने वाले हैं। ओके,
चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई अब आपके स्टैटिक पब्लिक और पब्लिक स्टैटिक। आज के बाद ये दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हम। अब देखो यहाँ पे द सबस्क्रिप्ट नोटेशन इन द जावा एरे कैन बी यूज आफ्टर टाइप बिफोर द वेरिएबल और आफ्टर द वेरिएबल। क्या कहने का मतलब है, सबस्क्रिप्ट नोटेशन की बात कर रहा है जावा एरे। अब एरे कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। देखो डिफरेंट डिफरेंट लिखने के तरीके हैं, ध्यान से देख लो। यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद चाहे आप इस नोटेशन को यहां लिखो, स्ट्रिंग के जस्ट बाद स्ट्रिंग इस तरीके से लिखो आप, तो भी वो करेक्ट है। चाहे आप ऐसे लिखो, इसको स्पेस देके और आग से पेस पहले लिख लो आप, तो भी ये करेक्ट है। चाहे आप ऐसे लिखो स्ट्रिंग आर्क्स और ये एरे, तो भी ये करेक्ट है। ध्यान रखना तीनों के तीनों जो सिंटेक्स है आपके बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और जो आपका आर्क्स टाइप का एरे है उसका जो ये नोटेशन है उसको आप स्ट्रिंग के बाद भी यूज कर सकते हो। आर्क्स जो है आपका वेरिएबल टाइप, उससे पहले भी कर सकते हो और आर्क्स के बाद में भी कर सकते हो। या आर्क्स का क्या मतलब है, ये आर्ग्यूमेंट लेता है। क्या लेता है, ये आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट लेता है, जो आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जो भी आप आर्ग्यूमेंट देगा उस दोगे उसको ले लेगा। तो हम स्ट्रिंग बफर क्लास हो जब बाद में पढ़ेंगे तब आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाल फिलहाल आप सिंटेक्स पहचानना सीखो। अगर प्रोग्राम के अंदर इनमें से किसी भी तरीके से दे रखा है तो बिल्कुल वो क्या है, सही है। और स्ट्रिंग का ए हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, आपकी क्लास है। क्या है, क्लास है। ठीक है, चलिए क्लियर यहाँ पे। देखो अलर्ट रहो, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम आप देख के चले जाओगे, पर आपको ये बेसिक सी चीजें नहीं पता है तो आप बिल्कुल जाते ही आप गलती कर दोगे। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे देखो ये वाला भी पैटर्न आपने देखा है, बिल्कुल हमने क्वेश्चन किए थे वहां पे। यू कैन प्रोवाइड वेरिएबल आर्ग सपोर्ट टू द मेन मेथड बाय पासिंग थ्री इलिप्सेस डॉट, थ्री इलिप्सेस डॉट। लेट्स सी अ सिंपल कोड ऑफ यूजिंग वेरिएबल आर्ग्स इन मेन मेथड वी विल लर्न। देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, अगर इस तरह से आपके लिखा हुआ है, अगर आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और लिखा हुआ है स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, और यहाँ पे तीन डॉट लगा रखे, ये तीन डॉट ध्यान रखना है। चार डॉट हो तो गलत है, तीन डॉट हो सही है, दो डॉट हो तो गलत है। ध्यान रखना हमें दिया हुआ है थ्री इलिप्सेस डॉट, इसका मतलब हमें जो लिखा हुआ है उसके ऊपर ही ध्यान देना है। तो ये जो अगर आपका प्रोग्राम का सिंटेक्स है बिल्कुल सही है। ध्यान रखना ये प्रोग्राम का जो सिंटेक्स है बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। चाहे आप स्ट्रिंग्स के आगे तीन इलिप्सेस डॉट का यूज करो, चाहे आप जो वेरिएबल का जो एनोटेशन है उसका यूज करो। ठीक है, जो आपके सबस्क्रिप्ट है उसका यूज करो। जो हमने अभी यहाँ देखा था स्क्वायर ब्रैकेट्स का, एरे के लिए जो हम यूज करते हैं ना, वो भी आपका बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए और क्या है सर, चलिए और हम बात करते हैं यहाँ पे। फिर और देखिए ध्यान देने लायक बात देखिए यहाँ पे, हैविंग अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द क्लास इज ऑप्शनल इन जावा। अगर आपके जावा के अंदर क्लास के बाद अगर आप सेमीकोलन का यूज करते भी हो तो गलत नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास ए स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, देखो यहाँ पे इलिप्सेस का यूज किया हुआ है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो जावा, और यहाँ पे देखो सेमीकोलन का यूज किया हुआ है। क्या यूज किया है, सेमीकोलन का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस के अंदर, सी के अंदर और सी प्लस प्लस के अंदर सेमीकोलन का यूज करना जरूरी होता है। सी के अंदर जब हम स्ट्रक्ट डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्ट मान लीजिए बुक, और यहाँ पे जब हम स्ट्रक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे आपके सेमीकोलन का यूज करना मैंडेटरी है। वहीं सी प्लस प्लस के अंदर अगर हम क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास बुक, तो यहाँ पे भी आपके सेमीकोलन मैंडेटरी है, मैंने बताया था। पर जावा के अंदर मैंडेटरी नहीं है, ये क्या है आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल, वैसे तो आपको यूज नहीं करना है, पर अगर आपको लगा हुआ मिल भी जाए तो वो एरर नहीं है, साफ लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, ऑप्शनल है। क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है,
चीजें समझ में आ रही है? अलर्ट रहो सभी जने। देखिए एक एक चीज आपको डिटेल के अंदर पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे अलर्ट रहो, कैप्चर करने की कोशिश करो, ठीक है, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें अब आने वाली, धीरे 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 अब आपका जो घड़ा है वो भरने वाला है, मतलब अब स्टार्ट हो गया है, घड़े के अंदर अब बूंदे इकट्ठी होनी चालू हो गई है। धीरे 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 घड़ा आधा भरेगा, फिर धीरे धीरे घड़ा उसकी नेक तक जाएगा, फिर धीरे धीरे घड़े के अंदर से पानी ओवरफ्लो होगा। तो इसके लिए आपको बेस आपका मजबूत होना जरूरी है। यहाँ पे हर एक चीज वापस रिवाइंड करते रहो। चलिए अब देखिए यहाँ पे वैलिड जावा मेन मेथड सिग्नेचर, इनमें से जावा के वैलिड मेन मेथड सिग्नेचर कौन से हैं? देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ओके सर बिल्कुल सही है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, सही है सही है। फिर देखिए यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क, ये सही है बिल्कुल सही है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स, यहाँ पे देखो इलिप्सेस का यूज किया गया है, ये सही है बिल्कुल सही है। स्टैटिक पब्लिक, यहाँ पे देखो पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक पब्लिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स, सही है बिल्कुल सही है। ये है ना, ये इन्हीं को पब्लिक स्टैटिक को अब स्टैटिक पब्लिक करके बनाया इसको, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक फाइनल वॉइड मेन, ये भी ध्यान रखना सही है, ठीक है। यहाँ पे वैलिड जावा मेन फंक्शन लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। अब फाइनल का क्या यूज है क्या नहीं वो हम आगे वेरिएबल के अंदर देखेंगे इसको, ओके। फाइनल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये भी बिल्कुल सही है। फाइनल स्ट्रिक्ट एफी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये भी सही है। ये सारे सही है, तो इनको आप ध्यान रखना, चाहे फाइनल आप यहाँ लगाओ चाहे आप फाइनल यहाँ लगाओ, ठीक है। ये दोनों आपके सही है, ये फाइनल कीवर्ड का ध्यान रखना आप यहाँ पे। और इसके अलावा ये क्या है, स्ट्रिक्ट एफ पी, आगे चल के देखेंगे हम क्या इसका अगर यूज आता है तो। फाइनल स्ट्रिक्ट एफ पी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। तो इन जो अलग से जो चीजें हैं ना, इनको आपको ध्यान रखना जरूरी है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, उसको पता रहता है ना कि भाई ये चीजें तो सबको आती है, तो वो क्या करता है अलग वाली चीजें दे देता है ना। भाई कॉमन चीज है वो तो सभी जने पढ़ के जाते हैं, कॉमन चीज तो सभी जने पढ़ के जाते हैं, अलग क्या कौन पढ़ के आता है उसके ऊपर, तभी तो वो एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। तो वो इनको बिल्कुल ध्यान रखो, आप आपके जो नोट्स बनाओ उनके अंदर लिख लो पब्लिक स्टैटिक फाइनल वॉइड वैलिड है, फाइनल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में वैलिड है, फाइनल स्ट्रिक्ट एफपी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आपका क्या है बिल्कुल वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर यहाँ पे? ज्यादा तेज डिवीजन तो नहीं हो रहा है? देखिए यहाँ पे क्लास के अंदर जितने भी लाइव जने हैं, है ना, सभी को एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है। और जो भी रिकॉर्डेड सेशन के अंदर भी दूसरे जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, अब जिनके पास ये लेक्चर जाने वाले हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको आपका जो नोट्स है उसके अंदर साथ में आप लिखते रहो, ठीक है। नोट्स हमेशा आप बनाते रहो। और नोट्स देखिए ये सारी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, प्रिंट निकाल भी लोगे पर इतना आपको फायदा नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप क्या करो, हाथ से लिखा करो, जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ें अलग है उनको आप क्या करो, राइट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे इनवैलिड जावा मेन मेथड सिग्नेचर, इनवैलिड जावा मेन मेथड सिग्नेचर, मेन मेथड सिग्नेचर, ओके। अब यहाँ पे इनवैलिड कौन कौन सा है, आ जाइए यहाँ पे। अगर सिर्फ पब्लिक वॉइड मेन लिखा हुआ है तो इनवैलिड है, इनवैलिड है क्यों, क्योंकि आपने स्टैटिक का यूज लिखा ही नहीं, स्टैटिक का यूज नहीं, स्टैटिक आपने कीवर्ड का यूज नहीं किया। स्टैटिक का अगर आपने यूज नहीं किया और आप मेन मेथड को डायरेक्ट कॉल करा रहे हो बिना ऑब्जेक्ट बनाए, तो ऑब्वियस सी बात है एरर देगा। तो स्टैटिक का अगर हम यूज करते हैं तो आप बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए क्लास को कॉल कर सकते हो, पर अगर आपको बिना ऑब्जेक्ट किए क्लास को कॉल करना है तो आपको स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे अब देखो आपने पब्लिक का यूज किया ही नहीं, अब पब्लिक का यूज नहीं किया तो आपकी क्लास कॉल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसको क्या ले लेगा, ये प्राइवेट के अंदर ले लेगा, ठीक है। पब्लिक वॉइड स्टैटिक, हाँ अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, मेन का जो रिटर्न टाइप है वो कहाँ लिख लिया, यहाँ लिख लिया, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। मेन आप मेथड डिफाइन कर रहे हो ऑब्वियस सी बात है, और उसका रिटर्न टाइप कहाँ दे रहे हो, यहाँ, इसका मतलब इसका रिटर्न टाइप क्या बन रहा है, स्टैटिक बन रहा है। और स्टैटिक टाइप का कोई डेटा टाइप होता है क्या, सर नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये
गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग क्लास, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर रहे हो तो फिर उस क्लास को आप इस जगह डिफाइन ही नहीं कर सकते हो, उस क्लास को आप इसकी चाइल्ड क्लास के अंदर ही डिफाइन कर सकते हो। तो ये आगे चल के हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या है, फाइनल क्या है, इन सारी चीजों को डिटेल के अंदर। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। इनवैलिड जावा मेन मेथड सिग्नेचर, ये सारे के सारे क्या आपके इनवैलिड है। ओके, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? आपके इनवैलिड जावा के मेन मेथड है। राइट डाउन कर लो इन सभी को आप एक बार। राइट डाउन कर रहे हो? राइट डाउन करो जल्दी से। तो ये जो अभी हमने नई चीज पढ़ी है इन सबको आपको राइट डाउन करते रहना है साथ साथ में। राइट डाउन कर लो। देखिए अब जो जावा की जो क्लासेस लेंगे ना, तो अगर वैसे अगर आपकी कैपेसिटी होगी तो हम 2 घंटे तक खींच लेंगे, मुझे कोई इश्यू नहीं है। पर अब क्या चीज़ें थोड़ी सी ओवरलोड होगी, मतलब अब जैसे जैसे मैं प्रोग्राम लेके आऊँगा तो आपको थोड़ा सा लोड पड़ेगा आपके दिमाग के ऊपर। ठीक है, तो कहीं अगर आपको लगे कि सर ठीक है अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे, तो आप बता देना। ओके, क्योंकि अब प्रोग्राम के थ्रू हम सारी चीज़ों को एग्जीक्यूशन करने वाले हैं। 1 घंटे तक तो ठीक है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। जिनके लिए नहीं है, जिन्होंने पढ़ रखी है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिनके लिए सारी चीजें नहीं है, ऑब्वियस सी बात है उनको कैप्चर करने के अंदर टाइम लगेगा। तो इसलिए बार बार हम क्या करते रहेंगे? रिवीजन करते रहेंगे, जैसे आज किया ना उसी प्रकार से बार है आपकी क्लास क्या चलती रहेगी? रिवाइज कर चलती रहेगी। ठीक है, रिवीजन मोड के ऊपर। चलिए राइट डाउन कर लिया ये। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब उप्स के कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा। तो उप्स के कंसेप्ट कौन कौन से हमारे पास? ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्लास